अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है पॉइजन इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इसलिए लिखा कि पॉइजन इक्वेशन आपके पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम इसे देखते हैं, मगर आज हम इसका सिर्फ बिहेवियर देखेंगे किसके लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड से। और इसी की एक जनरलाइज्ड फॉर्म देखेंगे जिसे हम नाम देंगे लेप्लेस इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसी में मेजर एक हमारा यानी कंसेप्ट आ जाता है। इसके मकासद क्या है, इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो हम देखेंगे, इससे हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। पॉइजन इक्वेशन, अगर आपको याद हो कि आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, वो एक दो पॉइंट मैसेज के बीच में था। अब अगर हम सिंगल पॉइंट मैच की जगह वहां पे ढेर सारे मैसेज ले लें और वो सारे मैसेज एम मैच पे फोर्स लगा रहे हो, तो मुझे सबको बारी बारी फोर्स कैलकुलेट करने के आपस में सम करना पड़ेगा। यानी अगर मैं बोलूं टेक्निकल जुबान में, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। क्यों? फोर्स एक वेक्टर चीज है, तो हमें वेक्टोरिकली सम देखना पड़ेगा सारी फोर्सेस का जो एम मैस के ऊपर एक्ट हो रही हैं। ठीक है, अब मुझे टोटल फोर्स, नेट फोर्स पता लग गई है जनाब, तो मैं वहां से अब जी निकालना चाहता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब उस फोर्स को उस एम से डिवाइड कर दूंगा, तो डेट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अगर आपको इसके न्यूमेरिकल दिए जाएं तो इसका मतलब एक काफी लंबा काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले आप सारे मैसेज जितने भी उस सिस्टम, उस न्यूमेरिकल के अंदर होंगे, उनकी वजह से फोर्स निकालोगे, फिर उनको वेक्टोरिकली सम करोगे, फिर उससे आप जी निकालोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि इस तरीके से जी इक्वल टू एफ बाई एम आएगी। तो एक लेंथी प्रोसेस है हमारे पास। तो अब इसका एक आसान हल देखते हैं। तो वो आसान हल हम कैसे ढूंढ पाएंगे वो देखते हैं। हम सब जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, ये किस वजह से है? डेंसिटी की वजह से है। तो इसका जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे प्लेनेट का, वो तो थ्री डायमेंशनल है, यानी जमीन आपकी 3D के अंदर है। तो मगर आपने कभी जमीन को 3D समझा ही नहीं जी के लिए। आप तो हमेशा सरफेस का जिक्र करते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ जी भी आप सरफेस पे देखते हैं या आप सरफेस पे मूव करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ। बात समझ आ रही है? तो आपके पास, जबकि ये तो 3D फिनोमेना है एक तरह से, तो अब क्या किया जाए? तो ये अब आपको समझ आ रही है कि असल में तो डेंसिटी तो होगी, वो तो 3D वॉल्यूम के अंदर आ जाएगी, जबकि हम सिर्फ सरफेस को डील कर रहे होते हैं। तो जनाब वाला वेक्टर एनालिसिस में एक टॉपिक है गाजिस थ्योरम। हमने इसका लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको वहां पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं दोबारा से कि गाजिस थ्योरम हमें बुनियादी तौर पे लिंक देता है। किस चीज का लिंक देता है? कि अगर हम कोई सरफेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका लिंक किसके साथ? होल बॉडी यानी उसके वॉल्यूम के साथ, जो हमारे क्वेश्चन में है। हमने रिलेट का लफ्ज किया था कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ रिलेट किया जा सकता है, कि आप दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हो। गाउस थ्योरम का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जेंस थ्योरम होता है। तो जैसे मैंने कहा, आप आई बटन में लिंक भी इसका मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से ये लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा जी, अब गाजिस लॉ अप्लाई कहां कर सकते हैं? हम तुम तमाम सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ है, कूल आपके पास न्यूटन का, F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। आपके पास कूलम लॉ है, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। तो वहां पे ये गाजिस लॉ अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है, तो इसका मतलब मैं गाजिस लॉ अप्लाई कर सकता हूं ताकि मैं क्या निकाल सकूं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकूं। हमारा बेसिक मुद्दा ये होगा कि हम ये लॉ क्यों इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमने क्या मालूम करनी है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो आपने जैसे आज के लेक्चर में देखा शुरू में कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक मेथड मैंने शुरू में समझाया।
अब हम एक आसान तरीका ढूंढना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए अब हेल्प लेने वाला हूं किस चीज की, गाजिस लॉ की। बात समझ आ रही है? तो हमारा मुद्दा, हमारा बेसिक मकसद क्या रहेगा कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। चलें जी। अब लेट से हमारे पास एक मैस है एम, और उसको मैंने एक आर्बिट्रेरी सरफेस के अंदर प्लेस कर दिया है। ठीक होगी बात, आपको एक सरफेस दिखाई भी दे रही है। अब इस एम से मुझे ग्रेविटेशनल फ्लक्स देखना है जो इस एम से आपके पास आएगा, जो कि आप इस आर्बिट्रेरी सरफेस से मैं उसे कैलकुलेट करूंगा। अब हमने फ्लक्स का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू जी डॉट डी ए। अब आप ओवर द सरफेस देख रहे हो तो सरफेस इंटीग्रल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, जी आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, डी ए क्या होगा, यह आप पूरी क्लोज सरफेस के क्या बनाने वाले हो, पैच, छोटे छोटे पैच बनाओगे। जैसे यहाँ पे एक डीए पैच आ रहा है, तो पूरे पैचेस को बना के सबको एट द एंड सम कर दोगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपके पास। तो फिलहाल हम एक पैच को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज डी ए इन द फिग। आपको इसका, आप वेक्टर है, चूंकि वेक्टर एरिया है तो मैं इसकी डायरेक्शन नॉर्मल से बताऊंगा। तो आप फ्लक्स का फार्मूला लिखोगे सरफेस इंटीग्रल जी डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ए। तो डी ए जो सरफेस एरिया था, इसकी डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर बताएगा ताकि ये वेक्टर एरिया बन सके। ठीक होगी बात? अब आपने एक छोटा पैच लिया है डीए, पूरा एरिया नहीं लिया सरफेस का। तो हम जी की वैल्यू इस जगह पे जानते हैं, हमने अभी पीछे कुछ लेक्चर्स पहले जी को देखा था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो जी इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर स्केयर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो जी की ये वैल्यू जब मैं इस वाले इंटीग्रल में प्लेस करूंगा तो आपके पास सिचुएशन कुछ यूं आ जाएगी, माइनस बाहर ले लेंगे, कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, तो एन यूनिट वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्केयर इंटू डी ए आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें जरा देखो कि आपके पास दो चीजें डॉट प्रोडक्ट बना रही हैं, एन यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, एन का मैग्नीट्यूड भी वन, आर का मैग्नीट्यूड भी वन, आर और एन के बीच में, यानी कि अब आर यूनिट वेक्टर किधर होगा, जिस सिंथ में जी होगा, यानी कि आपने आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ जी लेनी है। तो इनके बीच में कोई ना कोई थीटा तो बनेगा, तो वो मैंने कॉस थीटा लिख दिया, उस थीटा की कीमत मुझे नहीं मालूम। तो जनाबे वाला, अब आपके पास एन डॉट आर, ये जो ऊपर वाला फैक्टर है, इसकी जगह कॉस थीटा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब आप कॉस थीटा प्लेस कर दो, तो इसका मतलब अब आपके पास फ्लक्स इक्विवेलेंट आ चुका है माइनस जीएम सरफेस इंटीग्रल कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर इनटू डीए। अब ये जो सरफेस इंटीग्रल आपने लिया है, ये सॉलिड एंगल देगा जो है ओवर द आर्बिट्रेरी सरफेस। जो इसकी वैल्यू पूरी कितनी होती है, एंटायर 4 पाई स्टीरेडियन होती है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि भाई ये क्या चीज समझा रहा है आपको। तो आपके पास अब सॉलिड एंगल इज इंटीग्रल ओवर आर्बिट्रेरी सरफेस, इस बात को मैं टॉपिक से हट के समझाता हूं। सॉलिड एंगल बुनियादी तौर पे एक 2 डायमेंशनल एंगल होता है, मगर होता किसमें, 3D स्पेस में, यानी 3 एक्सिस के बीच में बना होता है। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता हो तो ये सरफेस एरिया एलिमेंट है किस पे, आपके पास ऑन अ यूनिट स्फीयर, यानी एक यूनिट स्फीयर होता है, उसके ऊपर आप एक सरफेस एरिया सिलेक्ट करते हो, उसके साथ जो सेंटर तक एंगल बनता है दैट इज सॉलिड एंगल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड एंगल इज जस्ट अ एरिया जो बनाएगा रीजन कहां पे, ऑन अ यूनिट स्फीयर। तो अब आपको ये फिक्रा समझ आ जाएगा कि ये जो इंटीग्रल है सरफेस के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सरफेस इंटीग्रल ओवर एन अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ यूनिट स्फीयर। तो अब आपको समझ आ रही है बात। तो अब आपको समझ आ रहा है कि सॉलिड एंगल इंटीग्रल ओवर आर्बिट्रेरी सरफेस, तो ये चीज अब आपने समझनी इस जगह से कि जनाबे वाला इसकी कंप्लीट वैल्यू ओवर द एंटायर स्फीयर कितनी हो जाती है, 4 पाई स्टीरेडियन हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो अब आपके पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल कॉस थीटा और आर स्क्वायर इनटू डी ए, ये सारा सारा सॉलिड एंगल बन गया, और इसकी वैल्यू मुझे पता है 4 पाई है, तो मैं ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर सकता हूं। यानी फाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इस जगह मैं रखूंगा माइनस जी एम इंटू 4 पाई।
और ये सारी चीज स्टार्ट कहां से हुई थी, यहां से जी डॉट डी ए के। इसका मतलब इस सारे सरफेस इंटीग्रल के आंसर कितना आ रहा है, माइनस जी एम इंटू 4 पाई के। अब यहां से अगर आप एक और बात गौर करो कि इस सारे में एक चीज इररेलेवेंट हो गई कि इस पूरी सरफेस में एम कहां पे पड़ा है, एम जहां मर्जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हम अपने रिजल्ट को क्या कर लेते हैं, जर्नलाइज कर लेते हैं, हम बहुत सारे मैसेज लिख लेते हैं। तो आपके पास अब G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू सो ऑन, यानी यहाँ पे तो भी मैंने एक एम रखा था, अगर ढेर सारे एम मैं कर दूं इस जगह पे तो जनाबे वाला अब आप उसका नेट जी कैसे नेट फ्लक्स कैसे देख सकते हो, तो आप उन सारे जी की वैल्यू लगा दोगे तो आपके पास G1 प्लस G2 प्लस G3 आ जाएगा डॉट एन डी। इसका डॉट प्रोडक्ट सबके साथ ओपन कर देते हैं। तो अब अगर आप इन सब को समिंग करें मैसेज के लिहाज से, क्योंकि हम जानते हैं कि जी डॉट एन ए डी ए का आंसर किसके बराबर आता है, माइनस जी एम 4 पाई, जी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मैस अब ज्यादा हो गए मैनी मैसेज के लिए। तो आप उन तमाम मैसेज को क्या करने वाले हो, सम करने वाले हो, ताकि ओवरऑल टोटल फ्लक्स आप देख सको, ताकि टोटल फ्लक्स आपको मालूम पड़ सके कितना हो रहा है। तो जनाबे वाला सारे मैसेज जो आपने उस सरफेस के अंदर लिए थे उन सबको सम कर दें। हम जानते हैं कि जो मैस होता है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो अब चूंकि आपके पास आप एम एक पैच ले रहे हो तो आपके पास रो इनटू डीवी आ जाएगा। अगर आप ये वैल्यू यहां पे लगाते हो तो आप एम की जगह क्या लगा दोगे, रो डीवी। अब आपने डीवी एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया था, जबकि मुझे तो सारे वॉल्यूम उस मैस के जो मैस जितने वॉल्यूम में आ रहा है वो सारा वॉल्यूम चाहिए। तो मैं इसे इंटीग्रल कर दूंगा ओवर द वॉल्यूम जिसके अंदर वो सारा मैस मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन बन गई है राइट हैंड साइड पे, ये आपने लिया ओवर द वॉल्यूम इसको, और ये वॉल्यूम कहां पे होगा, जिसने उस सरफेस को क्या किया होगा, इनक्लोज्ड, यानी इस सरफेस को जिस वॉल्यूम ने इनक्लोज किया हुआ है। अब ये वहां पे बात जा पहुंची है। तो माइनस 4 पाई जी मैस की जगह हमने रो डीवी लिखा, ये वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ मैस एम था। तो अब आपने इंटायर मैस देखना है तो इंटायर वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो आप जिस वॉल्यूम ने सारे मैसेज को लिया होगा तो आपके पास इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा रो डीवी के तौर पे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास एक डिफरेंशियल वॉल्यूम और रो यहाँ पे क्या है, मैस डेंसिटी के तौर पे आ रहा है। अब हमने एक चीज जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, गॉस थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस के अंदर। उसके मुताबिक जब आप किसी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देखते हो ओवर द सरफेस, ये इक्विवेलेंट होता है किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड के। तो जनाबे वाला अब यहां पे आप जी डॉट एन डी ए का जवाब जान चुके हो, माइनस 4 पाई जी वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी। क्या ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस की जा सकती है? अगर मैं इस जगह पे वैल्यू प्लेस करूं तो क्या ये इक्वेशन इस शक्ल में नहीं आ जाएगी कि इस सारे का जवाब इसके बराबर आ जाएगा? यानी ये वैल्यू जब आप प्लेस करोगे यहां पे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस सारी चीज को। तो अब आप देखो यहां से रो चूंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे, तो बाहर ले लेंगे। अब यहां से डाइवर्जेंस ऑफ जी भी बाहर ले लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल लेफ्ट साइड पे भी है, वॉल्यूम इंटीग्रल राइट साइड पे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ जी बराबर आ जाएगा किसके, माइनस 4 पाई जी रो। इसे हम गॉस इक्वेशन भी कहते हैं, ये जो इक्वेशन हाईलाइट मैंने की हुई है। और इसकी एक जनरल फॉर्म आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास डाइवर्जेंस है डेल ऑपरेटर और जी की वैल्यू आप ये है, इनकी डॉट लोगे तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो आप इसे इस पैटर्न पे लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो ये चीज जो इक्वेशन आपकी बनी इसे गॉस इक्वेशन भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम सब जानते हैं कि जी बराबर होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के, पोटेंशियल। तो आपके पास अब इस जगह पे जो गॉस इक्वेशन थी जी की वैल्यू लगाई जा सकती है। तो जी की जगह क्या लिखा जा सकता है, नेगेटिव आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो वो आप इस जगह पे प्लेस कर दोगे। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ग्रेडियंट स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 4 पाई जी रो।
अब जनाबे वाला ये इक्वेशन क्या कहलाती है? पॉइजन इक्वेशन कहलाती है, और ये बहुत इस्तेमाल होगी हमारे पास, बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये इक्वेशन डेल स्केयर ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 4 पाई जी रो, तो जनाबे वाला ये चीज क्या कहला रही है? पॉइजन इक्वेशन कहला रही है। अच्छा, अगर एम्प्टी स्पेस होती जिसमें रो जीरो हो जाए तो इसका मतलब राइट साइड जीरो हो जाएगी, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास कि भाई डेल स्केयर पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक तरह से जनरलाइज फॉर्म है या स्पेशल फॉर्म है किसकी? पॉइजन इक्वेशन की। इसे क्या नाम देंगे? लैप्लेस इक्वेशन का नाम देंगे। तो इसका मतलब लैप्लेस इक्वेशन कहां से बनती है? पॉइजन इक्वेशन से ही बनती है, उसका एक स्पेशल केस बन जाता है। बात समझ आ गई? तो ये जनाब अब हमारे पास जो हमारा मेजर टॉपिक था जिसमें हमने पॉइजन इक्वेशन को ड्राइव किया, लैप्लेस इक्वेशन को देखा। पॉइजन इक्वेशन ज्यादा इस्तेमाल कहां करेंगे? ग्रीन फंक्शन में इसे देखेंगे, मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स में और फिजिक्स में। लैप्लासियन इक्वेशन आपके पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस्तेमाल होती है। अलगर्ज इन दोनों इक्वेशंस का काफी इस्तेमाल हमारे पास इन फ्यूचर मुख्तलिफ एप्लीकेशन में आएगा। अच्छा, अब रिजल्ट नतीजतन अगर हम इसके देखें तो इसमें से हमें मिलता क्या है कि आप टोटल मैस ऑफ द अर्थ मालूम कर सकते हैं। कैसे? आप जी डॉट एन डी ए आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ जी रो डीवी माइनस 4 पाई जी रो डीवी के, ये जो इंटायर वॉल्यूम है यहां से आप मैस निकाल सकते हो। अब इसमें आपको ये नहीं मालूम, जरूरत ही नहीं इस चीज की कि डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन उस वॉल्यूम में कैसी है, क्योंकि आप तो इंटायर वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हो ना, तो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई अहमियत नहीं है। तो जनाबे वाला ये दो मुद्दे की अहम खास बातें थी जो हमें इससे नतीजतन हासिल होती हैं। अब ये फार्मूला हम जो बनाया हमने दिस वन, कि भाई आपके पास जिसमें गाज भी है, गाज इक्वेशन भी है कि डाइवर्जेंस ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस 4 पाई जी रो के, और इन इक्वेशनों को इस्तेमाल करेंगे कहां पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, जहां पे मैस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी, जिसमें पॉइंट मैस आ जाएगा, सफियर, लाइन, सिलेंडर, प्लेन ऑफ मैस। तो जनाब इन सारों को अब हम इन फ्यूचर देखेंगे, हमारे अगले टॉपिक इसी चीज पे होंगे कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, और इन तमाम जो मैंने कंडीशन हाईलाइट की, पॉइंट मैस, सफियर, लाइन, सिलेंडर, प्लेन ऑफ मैसेज, इन सब में क्या होगी? सिमेट्रिकल मैस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इन फ्यूचर हमारे टॉपिक इसके साथ अब देखेंगे हम कि इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो जो शुरू का तरीका अगर मैंने समझाया कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो, जितने मैस हैं उस जगह पे उन सब पे निकाल के उनको सम करो, वेक्टर के तौर पे सम करो, फिर उस फोर्स की वैल्यू को जी के फार्मूले में लगाओ तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो एक लेंथी प्रोसेस होगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप जी की वैल्यू निकाल पाओगे। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप अगर कोई बात, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही जी। ओके, अल्लाह हाफिज।